नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मुलाकात मनोहर लाल के आवास पर हुई। इस मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन लाल बडौली ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सभी 90 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने का काम करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर कहा कि सूची जारी होने में अभी 1 से 2 दिन और लग सकते हैं। बाकी बची हुई सीटों पर भी जल्द बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। उससे अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं। सर 1 तारीख से पहले टिकट नहीं आएंगे क्या सर अनाउंसमेंट भाजपा की? जैसे ही चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, मुख्यमंत्री सैनी के लाडवा से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक सूची भी सामने नहीं आई है, तो क्या ये आधिकारिक तौर पर इसे हम पुष्टि मान लें या फिर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए भावना, ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि है। हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन लाल बडौली हैं, उन्होंने आज सुबह राजधानी दिल्ली में इस बात की जो घोषणा की, साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद भी जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने फैसला किया है कि प्रदेश अध्यक्ष को होने के नाते वो पूरे चुनाव को जो है कोऑर्डिनेट करेंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी जो 10 साल से सत्ता में है, उसको शायद थोड़ा सा इनकम्बेंसी को लेकर थोड़ी सी वो सचेत है और इस बार उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को जो है मैदान में नहीं उतारा। पिछली बार उन्होंने जरूर जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला थे, उनको जरूर जो है मौका दिया था। हालांकि वो चुनाव हार गए। जो वहीं अगर सीटों की बात करें तो सीटों के ऊपर भी जो है वो चर्चा हो गई है और 90 की 90 सीटों पर चर्चा हो गई और एक बार चर्चा और करनी है। और हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद रविवार दोपहर या शाम तक हरियाणा की कुछ सीटों की 2 दर्जन सीटों की जो है पहली सूची आ जाएगी और इस पहली सूची में हरियाणा बीजेपी के कुछ वर्तमान विधायक और कुछ कदावर नेता और कुछ ऐसे शख्स हैं जो कहीं ना कहीं टिकट जो जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई देते हैं। जैसे हिसार से जो शास्त्री जिंदल का नाम सबसे सामने जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले उनका परिवार जो बीजेपी में शामिल हुआ था और उनके बेटे कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल सांसद है और हिसार से खुद शास्त्री जिंदल जो है 2 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं राव नजबीर सिंह की बात करें तो जो वो बादशाहपुर से गुरुग्राम के बादशाहपुर से टिकट मांग रहे हैं और उम्मीद है कि उन्हें इस बार जो है टिकट दे देंगे। हालांकि पिछली बार उनका टिकट जो है काट दिया गया था। इसके अलावा जो बीजेपी के कदावर नेता ओपी धनखड़ हैं, उनकी बावली से या फिर कतरे विमन्नी जिनकी नारनौल से या फिर सुभाष बराला जो है वो टोहाना सीट से उतारने की बात चल रही। इस तरह के जो कदावर नेता, साथ ही जो राज्यसभा सांसद या फिर लोकसभा सांसद हैं, उनको उतारने को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं जो बन रही है। तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी एक अलग स्ट्रेटेजी को बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब शायद हमें रविवार तक का जो है इंतजार करना पड़ेगा और नामांकन की तारीख जो 12 सितंबर से शुरू होनी है, अभी उसमें हम कह सकते हैं कि करीब 13 से 14 दिन का वक्त है। और मुझे लगता है कि शायद हम हरियाणा में बीजेपी का अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कुछ सीटें उतारेगी और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है शायद उसका भी थोड़ा सा इंतजार करेगी। जी भावना। जी ओपी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली संत महामंडल की ओर से उदासीन आश्रम में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में बांग्लादेश की हिंसा में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा के बाद संस्था के संस्थापक व संरक्षक उदासीन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद महाराज के मार्गदर्शन और श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में संतों की सभा हुई, जिसके मुख्य अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज रहे। आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई और उन्हें लूटा गया, उससे हर हिंदू आक्रोशित है। भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाकर वहां रह रहे हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। उदासीन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हर हिंदू चिंतित है, जिसकी वजह से भारत सरकार को हिंदुओं की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। इस दौरान संस्था के कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्रपुरी महाराज, महंत सुरेंद्रनाथ, महंत सोमगिरी महाराज, कोतवाल मंगलदास महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज आदि भी उपस्थित रहे। देखिए, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें समस्त हिंदू समाज हमारा आक्रोश में है। भारत का हिंदू समाज, क्योंकि जिस प्रकार उनको नरसंहार करके मार दिया जा रहा है, कोई उनका सुन नहीं रहा। तो आज हमारे सभी हिंदुओं को जागृत होकर के एकजुट होना है और उन हिंदुओं को संरक्षण प्रदान करना है जिनकी हत्या हो रही है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से भी ये कहूंगा कि इस समय उनको भी सबको एकजुट होकर के उन हिंदुओं की रक्षा करनी है जो बांग्लादेश में बुरी तरीके से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस समय विवाद करने का विषय नहीं है, इस समय एकजुट होकर के उन हिंदुओं को संरक्षण देने का विषय है और उनकी रक्षा करने का विषय है। संत महात्माओं ने जो आज बैठक की है, अब सब संत महात्माओं ने ये निर्णय लिया है, यदि ये नरसंहार नहीं रुकेगा तो समस्त अखाड़ा परिषद से बात की जाएगी और उनकी अध्यक्षता में और सभी नागा सन्यासी और समस्त भारत का साधु समाज 13 अखाड़ों का साधु समाज अगर नरसंहार नहीं रुका तो बांग्लादेश के लिए कूच करेगा। देखिए, ऐसा है, सारे विश्व के जितने लोग हैं सब इस नरसंहार को मूक दर्शक बनकर के देख रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत सारी टीमें बना करके भेजता है, उस पर काम करता है। क्या इस विषय पर उसका मूक रहना ठीक दिखाई देता है? तो हिंदुओं पर जो हो रहा अत्याचार जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए विश्व के सभी देशों को अपनी तरफ से बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और एक विशेष समुदाय के द्वारा सारे देश, सारे हिंदुओं के साथ जो जिस तरीके का दुराचार वो लोग कर रहे हैं, इस पर सख्ती के साथ कदम उठा करके रोक लगनी चाहिए। इसकी आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। हमारा मानना यह है कि वहां कभी 30% हिंदू होता था, आज 7% रह गया। तो जब भी हिंदू पर कहीं भी विदेश में अत्याचार होता है तो हिंदू भारत की ओर भागता है, तो वो ठीक ही है, ये भारत भूमि है हिंदुओं की, तो हिंदुओं को यहाँ आना ही चाहिए। लेकिन अब सरकार को बांग्लादेश से बात करनी चाहिए कि अगर वहां इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है तो बांग्लादेश की भूमि पर ही हिंदुओं को बसाने का अब सरकार को काम शुरू करना चाहिए। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान और भारत 2 देश बने, तो पाकिस्तान का विभाजन बाद में हुआ भाषा के आधार पर, तो पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहते थे वो बांग्लादेश बना। अब बांग्लादेश सरकार को ये बताने की जरूरत है कि अगर उन्होंने भारत के जहां जो हिंदू रह रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की तो कहीं बांग्लादेश के विभाजन की नौबत ना आ जाए। बांग्लादेश पर जो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये तो पहली बार नहीं हो रहा। पहले पाकिस्तान में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, विदेशों में हुआ, ये धीरे धीरे कड़ी, और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों पर नहीं हुआ। यहाँ पर भी जरा से जहां पर विधर्मी बढ़ जाते हैं वहां पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। अब इस समय पर जो जरूरत है, हमको सबसे पहले जरूरत है, अब कैंडल मार्च बहुत हो गए, प्रदर्शन बहुत हो गए, हवन बहुत हो गए, अब यज्ञ करने की जरूरत है। और यज्ञ भी क्या हो कि शास्त्र के साथ शस्त्र की जरूरत है। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा सबको संगठित होने की जरूरत है। हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे राक्षस पल रहे हैं, जैसे अयोध्या में
मंत्रा ने आग लगाई थी ना, ठीक इसी प्रकार से आप राकेश टिकैत को देखो ना। राकेश टिकैत कहते हैं कि अगला नंबर भारत का होगा। आप थोड़ी सी कल्पना करो कि कितनी अराजकता होगी। आप कल्पना करो यहाँ के मंत्रियों को मार दिया जाएगा, आप कल्पना करो यहाँ से हिंदुओं को काट दिया जाएगा। जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरवाद, वैसे तो पूरी दुनिया त्रस्त है, परेशान है, और बांग्लादेश में जिन लोगों की हत्या की गई उनका दोष केवल इतना है कि वो हिंदू हैं। वो हिंदू हैं, यही उनका दोष है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्ला सरकार से, क्या वो उनके नागरिक नहीं है? हिंदू उनका नागरिक नहीं? यदि नागरिक हैं तो वहां की सरकार का क्या दायित्व नहीं है कि अपने नागरिकों की रक्षा करे? क्या वहां के हिंदुओं का बांग्लादेश के निर्माण में कोई भूमिका नहीं, कोई सहयोग नहीं किया? ऐसे अनेक प्रश्न हो सकते हैं, परंतु सब प्रश्न वहां गौड़ हो जाते हैं कि जहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो जिहाद करेंगे ही। गैर इस्लामिक को, उनके यहाँ काफिर को जीने का कोई अधिकार ही नहीं। उसकी संपत्ति, उसकी बहू बेटी उनकी है, उसी का तो कर रहे हैं। इस्लाम का व्यक्ति इस्लाम के लिए जी रहा है। कुरान को हाथ में लेके, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, ये इस्लाम का ध्येय है, उसी का प्रदर्शन वहां हो रहा है। खबर चरखी दादरी से है, जहां पूर्व सैनिकों और युवाओं ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें आईसीसी पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने शिरकत की, तो वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में रोष जताया। बैठक को संबोधित करते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं और सैनिकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो बहुत निंदनीय है। साथ ही अग्निवीर भर्ती के नाम पर युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। बीजेपी सरकार ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निपथ योजना को बंद करके रेगुलर भर्ती की जाएगी, जिसमें लाखों युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों और युवाओं से आह्वान किया है कि एकजुट होकर अग्निपथ योजना का विरोध करें और सरकार से जल्द अग्निपथ योजना को बंद करने का आग्रह करें। देखिए, सैनिक, पूर्व सैनिक, युवा, किसान, ये सब हरियाणा के जुझारू जय जवान, जय किसान और जय पहलवान के परिवार के हैं। यहां पर हमने जो आज बैठक रखी थी, उसका मेन उद्देश्य ये था कि जैसे हमने सेंटर के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट न्याय पत्र दिया था, उसका संदेश यहां तक ले जाएं। और जिस तरह से हमने अग्निपथ योजना, अग्निवीर जिसके तहत रिक्रूट किए जाते हैं, उसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर एक मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन चलाया था, एक जन आंदोलन खड़ा हो गया था और देश में उसका बहुत बड़ा असर पड़ा और देश की सुरक्षा से एक खिलवाड़ था। तो उस जन आंदोलन के लिए अगले हरियाणा के चुनाव में लाने के लिए हमने ये बैठक की है। अंबाला के स्टेट जीएसटी विभाग में एक जंगली जानवर देखा गया, जिसके बाद स्नेक मैन को सूचित किया गया। स्नेक मैन ने आकर बिज्जू को पकड़ लिया। हालांकि बिज्जू की मां को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। एक बार फिर तलाशी ली जाएगी। खबर अंबाला से है, जहां जीएसटी विभाग के परिसर में जंगली जानवर मिला, जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया। तो वहीं स्नेक मैन को सूचना दी गई, जिसके बाद स्नेक मैन मौके पर पहुंचा और स्नेक मैन ने बिज्जू को पकड़ लिया है। हालांकि अभी तक बिज्जू की मां का पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर अभी भी परिसर में दहशत का माहौल है। स्नेक मैन एक बार फिर आकर तलाशी लेगा। पकड़े गए बिच्छू को जंगल की ओर छोड़ दिया गया है। जीएसटी विभाग के परिसर में बिज्जू मिला, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। हमें फोन आया था जी रात को, यहाँ पर देखा गया है, बंद हो चुका है दफ्तर भी। फिर यहाँ इसकी माँ तो मिली नहीं, हमें मौके पर ये बच्चा मिला है, जिसे हम यहीं छोड़कर जाएंगे, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चा है, 2 महीने तक दूध पीता है माँ का, इसके अलग नहीं कर सकते इसको। जब बड़ा हो जाएगा ले जाएंगे, या कल फिर इसको एक बार देखेंगे और दोबारा इसकी माँ भी मिल के दोनों को देख लेंगे रेस्क्यू।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए 834 करोड़ की संपत्ति कुर्की है। आरोप है कि इन्होंने साल 2009 में गुड़गांव की 1417 एकड़ जमीन को कम दाम पर खरीदा था, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था। अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर कल अनुसूचित जाति के लोग फरीदाबाद की दौलत रामशाला में होंगे एकत्रित बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को लेकर जो ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, उसे लागू करने को लेकर अनुसूचित जाति के लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार सरकार से आरक्षण वर्गीकरण को लेकर गुहार लगा चुके हैं, परंतु सरकार की तरफ से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसी को लेकर बहुजन समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 31 तारीख को फरीदाबाद की दौलत राम धर्मशाला में समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये वर्गीकरण लागू कराने के लिए हमने काफी एफर्ट्स किए, सम्मेलन किए, हर जगह एक जगह नहीं कम से कम 15 जगह हमने बड़े बड़े सम्मेलन किए, बड़ी बड़ी मीटिंग की। फरीदाबाद में 16 सेक्टर अनाज मंडी में किया, पलवल में भी किया, कैथल करनाल में सीएम साहब के हाउस के नजदीक हमने वाकया मंडी में किया, फिर सीएम साहब के हाउस तक हम गए उनको बनाने के लिए। ये वर्गीकरण का फैसला उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, ये अब की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो हम पहले ये कहते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके अनुसार हम कर देंगे। इसमें सामूहिक तो विशेष तौर पर हमारे जो महान व्यक्तित्व हैं उनसे मिलकर के चर्चा की जाएगी और निर्णय के बारे में कल आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्या लगता है कि जो कल का निर्णय होगा वो बेहद खास होगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पत्रकार बंधु बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये निर्णय आजकल जो ज्वलनशील बन चुका है और इसमें अपने हित को देखते हुए ही हमारा डीएससी वर्ग जो है जगह जगह पर आंदोलन कर रहा है और सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं। और उसी कड़ी में कल हमारा जो है कल जो आयोजन कर रहे हैं बैठक सभा का, उसमें भी हमारे जो महान व्यक्तित्व जो आएंगे वो इसके बारे में अवश्य कोई निर्णय अच्छी लगती है। सरकार से आपने बातचीत की है, सरकार अभी तक उस फैसले को लागू नहीं कर पाई, तो इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टी। हम इतना चाहते हैं कि हिसार के पड़ाव एरिया में सुबह एक गौवंश का कटा हुआ सिर मिला। मौके पर सामाजिक राजनीतिक नेताओं के साथ पुलिस भी पहुंची। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी का काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस घटना के आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। नरेश बंसल जी हमारे हिंदू समाज के यहाँ प्रधान हैं, उनका फोन आया था, कपिल जी त्रिवेणी के अंदर ना गौ माता की गर्दन काट दी गई है, आप तुरंत प्रभाव से यहाँ के देखो, सारा मामला देखो। जब ये देखा तो त्रिवेणी के अंदर गौ माता का सिर कटा हुआ मिला। जब पूरे हिंदू समाज को हमने जागृत किया, सारा समाज हिंदू समाज के इकट्ठा हुआ। ये काम उन लोगों के हैं बांग्लादेशी हिसार के अंदर रोहिंग्या मुसलमान, कम से कम 15 से 20 हजार मुसलमान यहाँ शहर के अंदर आए हुए हैं और गर्दन भी उन्होंने काटी है। आज तो ये चेता रहे हैं, आज तो गौ माता की काटी, कल को हमारी भी गर्दन काटेंगे। ये मामला मैंने आज से 2 महीने पहले एसपी साहब को भी मैंने बता दिया था। मैं बोला एसपी साहब, इन जितने भी अवैध वहां से आए हुए हैं रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनका पंजीकरण किया जाए, इनको देखा जाए कहाँ से इनकी। देखो एक मकान के अंदर 25-25 आदमी रह रहे हैं, किसी का भी आधार कार्ड नहीं है। आज हिसार की पवित्र भूमि जिसे धर्म नगरी भी कहा जाता है, हिंदुओं का यहाँ पर मान मर्दन करने का ऐसा प्रयास किया गया है, आज तक नहीं हुआ। विधर्मियों के द्वारा हिसार में त्रिवेणी के पावन स्थल के नीचे जहाँ लोग पूजा करने आते हैं, वहाँ पर गौ वंश का सिर काट के डाला गया है। साफ साफ हिंदू धर्म पर ये चोट की गई है, हिंदुओं का मान मर्दन करने का प्रयास किया गया है और ऐसे प्रयास बार बार करके। तो यहाँ एक बंदा ड्यूटी दे रखी है, उसकी साफ सफाई करता है। उसने आगे मेरे को बोला जी ऐसे ऐसे प्रधान जी यहाँ गाय का सिर कटा हुआ रखा है। मैं उसी टाइम देखा, मेरे को बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने आते ही पुलिस प्रशासन को
और हिंदू संगठनों को और सभी व्यापारिक संगठनों को फोन किए। वो सभी लोग एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। SHO साहब आए, पूरा आश्वासन दिया, SLF टीम आई है, वो लेके गई है पोस्टमार्टम के लिए। हम तो यही चाहते हैं सभी। 60 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। 60 साल का ये मामला पहली बार मैंने हिसार में नहीं पूरे हरियाणा में पहली बार मामला देखा है। जिसने भी किया है उसका सत्यानाश होना तय है और इस मामले जिसने भी किया है उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रशासन शासन को मैं चेतावनी देता हूं, इसको तुरंत गिरफ्तार करे और फांसी की सजा देने का काम करे। और जिसने किया है ये उसका सत्यानाश होना तो तय है, परिवार समेत सत्यानाश होगा और प्रशासन तुरंत इसको गिरफ्तार करे। माता का जो बछड़ा है उसका सिर काट के यहाँ लटका दिया। ये गऊ हमारी माता है जिसको पूरा देश पूजता है और उसकी ऐसी हालत जिस भी अपराधी ने की है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भाई ये आज तो ये बड़ा बाजार बंद किया मगर अगर हिसार भी बंद करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। ये इंसिडेंट के बारे में हमें जैसे आज सुबह सूचना मिली, यहाँ के व्यापारी भाई ने हमें सूचना दी, उसके बाद तुरंत हम भी आ गए थे, मेरे उच्च अधिकारीगण भी यहाँ आ गए थे और उसके बाद हमने कंप्लेंट ली और कंप्लेंट लेके हमारी FSL टीम आई। उन्होंने यहाँ स्पॉट विजिट करी। FSL टीम ने स्पॉट विजिट के बाद हमने जो भी इंसिडेंट से संबंधित था वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम शुरू करा चुके और कंप्लेंट पर हम FIR की कार्रवाई शुरू करा चुके। तो अभी तक की जो आपकी जानकारी उसमें क्या है? अभी तक तो इनिशियल स्टेज है, इसमें अभी। यमुनानगर के सढौरा में मासूम के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस में ही रहने वाले 60 साल के आदमी पर लगे हैं, जिससे आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने थाना चौक, दोस्तडका चौक को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम को खुलवाया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कितनी उम्र है इसकी? 60 साल उम्र। तो आपको किसने बताया अभी ऐसी दरिंदगी हुई है? मेरे पास फोन हुआ है। तो आपके घर पे आता जाता था पहले वो? किसी जानकारी कैसे हुई आपके जानकारी पड़ोस में? क्या काम करता है वो? में ऐसा रखी हुई। हाँ जी, क्या बात हुई है? लड़की है जी, 8 साल की लड़की है। हाँ जी, उसकी लड़की के गला गलत काम कर दिया, गैर का पैसा ले कर वहाँ से। कितनी उम्र का था आदमी वो? बुढ़ा आदमी है, 50 साल का आदमी है, बुढ़ा। तो इसके बारे में आपने कंप्लेंट करी? कंप्लेंट तो करी होगी, बेचारे जब पुलिस वाले लेके था कंप्लेंट करी। तो किसने देखा है? देखा कि माँ ने देखा कुछ छोकरी की, तो उसके जुतियाँ बिठाई, उसके कपड़े बिठाए उसी। लड़की की माँ ने देखा? लड़की की माँ ने पकड़ने रोड़ा नहीं पाया, दौड़ गया। हाँ, एक बच्ची है, उसके साथ में गलत हरकत करी है एक आदमी ने, तो उसके कारण से लोगों में आक्रोश था और उसके कारण से ही उन्होंने अपना ये चौराहा जाम किया था। उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बच्ची की उम्र क्या बताई जा रही है? करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। लाडवा से नहीं, करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री ने का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो लाडवा से नहीं, करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो लाडवा से नहीं, करनाल से ही चुनावी ताल ठोकेंगे। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री
लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार सीएम सैनी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो लाडवा से नहीं, करनाल से ही चुनाव की दाल ठोकेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले सुगबुगाहट हो रही थी कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा बयान दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।